Fiscal policy. फिजिकल पॉलिसी क्या है? फिजिकल पॉलिसी किसी भी मुल्क की हुकूमत की वो पॉलिसी होती है जिसके ज़रिए वो मुल्क की मईशत इकनॉमी को संभालने और इसे सही सिमत देने के लिए अपने अखराजात, स्पेंडिंग्स और टैक्सेस के निज़ाम को इस्तेमाल करती है। मैंने कहा फिजिकल पॉलिसी किसी भी मुल्क की हुकूमत की वो पॉलिसी होती है जिसके ज़रिए वो मुल्क की मईशत इकनॉमी को संभालने और इसे सही सिमत देने के लिए अपने अखराजात, स्पेंडिंग्स और टैक्सेस के निज़ाम को इस्तेमाल करती है। सीधे लफ्ज़ों में कहे तो हुकूमत के पास पैसा कहाँ से आएगा? टैक्सेस के ज़रिए। और हुकूमत खर्च कहाँ करेगी? अवामी बहबूद और तरक्याती कामों पे। अवामी बहबूद और तरक्याती काम क्या है? स्कूल्स और कॉलेजेस बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, रोड्स, रेलवे बनाना वगैरह वगैरह, हेल्थ सेक्टर पे खर्च करना वगैरह वगैरह। इसी के तवाज़ुन को फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उस पर हम थोड़ा तबसरा करने की कोशिश करेंगे। यूनियन बजट is an expression of the fiscal policy of the government. Union budget is an expression of the fiscal policy of the government. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बजट वो जरिया है जिसके जरिए हुकूमत अपनी फिजिकल पॉलिसी को नाफिज करती है। बजट वो जरिया है जिसके जरिए हुकूमत अपनी फिजिकल पॉलिसी को नाफिज करती है। यानी जो कुछ भी आपको बजट में देखने को मिलेगा वो हुकूमत की फिजिकल पॉलिसी होती है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि हमने इस साल कितना टैक्स बढ़ाना है और किन प्रोडक्ट्स पे बढ़ाना है। यानी हमने इस साल कितना टैक्स जमा करना है और कहाँ से करना है और किन आइटम्स या प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ाना है और जो ये पैसा आ जाएगा इसको फिर कहाँ खर्च करेंगे। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाईवेज और रेलवेज पे, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे, हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन पे, स्किल सेंटर्स पे ताकि रोजगार मिले नौजवानों को, स्कूलों और कॉलेज में डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, यहाँ खर्च करेंगे। जो कुछ भी आपको बजट में देखने को मिलेगा वो हुकूमत की फिजिकल पॉलिसी होती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक आम इंसान अपने घर का बजट बनाते वक्त ये तय करता है कि हमने कहाँ से पैसा बचाना है और कहाँ खर्च करना है, बिल्कुल इसी तरह मरकजी बजट के जरिए हुकूमत पूरे मुल्क के लिए अपनी फिजिकल पॉलिसी का ऐलान करती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक आम इंसान अपने घर का बजट बनाते वक्त ये तय करता है कि हमने कहाँ से पैसा बचाना है और कहाँ खर्च करना है, बिल्कुल इसी तरह मरकजी बजट के जरिए हुकूमत पूरे मुल्क के लिए अपनी फिजिकल पॉलिसी का ऐलान करती है। इसीलिए मैंने लिखा यूनियन बजट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। बजट वो जरिया है जिसके जरिए हुकूमत अपनी फिजिकल पॉलिसी को नाफिज करती है, बजट के जरिए ही। तो फिजिकल पॉलिसी क्या है? फिजिकल पॉलिसी refers to the policy of the government with regard to taxation, public expenditure and public borrowings. Decisions to lower taxation or increase in public expenditure are referred to as loosening fiscal policy. On the other hand, higher tax rates or reduction in public expenditure will tighten fiscal policy. Fiscal policy refers to the policy of the government
with regard to taxation, public expenditure, and public borrowings. Decision is to lower taxation, or reduction in public expenditure, are referred to as loosening fiscal policy. On the other hand, higher tax rates or reduction in public expenditure will tighten fiscal policy. तो क्या है अब फिजिकल पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी से मुराद हुकूमत की वो पॉलिसी है जिसका ताल्लुक टैक्सों, अवामी अखराजात और अवामी कर्जों से होता है. फिजिकल पॉलिसी refers to the policy of the government with regard to taxation, public expenditure and public borrowings. Physical policy refers to the policy of the government with regard to taxation, public expenditure and public borrowings. फिजिकल पॉलिसी से मुराद हुकूमत की वो पॉलिसी है जिसका ताल्लुक टैक्सों से, अवामी अखराजात और अवामी कर्जों से होता है. Decision to lower taxation or reduction in public expenditure are referred to as loosening fiscal policy. बुनियादी तौर पर वो इकदाम जब हुकूमत अपने टैक्सेस को कम करती है, टैक्स रेट्स, टैक्स की शरह जो होती है उसको कम करती है और अपने अखराजात को बढ़ाती है, तो उसको नरम मालियाती पॉलिसी कहते हैं. डिसीजन टू लोअर टैक्सेशन, जब गवर्नमेंट टैक्स रेट्स कम करती है और रिडक्शन इन और इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर आर रेफर्ड टू एज लूजनिंग फिजिकल पॉलिसी. जब गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट्स को कम करे और अपने अखराजात को बढ़ाए, टैक्स रेट्स कम करे और अपने अखराजात को बढ़ाए, उसको नरम मालियाती पॉलिसी कहते हैं, लूजनिंग फिजिकल पॉलिसी. दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड हायर टैक्स रेट्स और रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर विल टाइटन फिजिकल पॉलिसी. दूसरी तरफ जब हुकूमत टैक्स रेट्स बढ़ाती है, टैक्स की शरह जो होती है उसको बढ़ाती है और अपने अखराजात को कम करती है, तो उसको सख्त मालियाती पॉलिसी कहते हैं. मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर उसको 20 एम्स खोलने थे एक साल में थ्रू आउट इंडिया, उसने सिर्फ 10 एम्स कॉलेज खोले, तो अखराजात उसने कम किए और दूसरी तरफ टैक्स के रेट्स बढ़ा दिए, तो उसको टाइटनिंग फिजिकल पॉलिसी कहते हैं. जब गवर्नमेंट को लगता है इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, तो उसके दौरान वो इस पॉलिसी को अपनाती है कि गवर्नमेंट अपने अखराजात को कम करती है ताकि
मार्केट में जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो जब लूजनिंग फिजिकल पॉलिसी के दौरान गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को कम करती है और अपने अखराजात को ज़्यादा बढ़ाती है। अगर 100 किलोमीटर रोड्स बनाने थे उसने 110 किलोमीटर साल में रोड्स बना दिए, अखराजात ज़्यादा बढ़ा दिए। 5 कॉलेजेस खोलने थे गवर्नमेंट ने 6 खोलिए। इसी तरह बाकी बाकी कामों में गवर्नमेंट टैक्स रेट्स कम और अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, उसको लूजनिंग फिजिकल। हम फिजिकल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। फिजिकल पॉलिसी को मैंने कैसे बयान किया? मैंने कहा ये किसी भी मुल्क की हुकूमत की वो पॉलिसी होती है जिसके ज़रिए वो मुल्क की मईशत इकनॉमी को संभालने और इससे सही सिमत देने के लिए अपने अखराजात, स्पेंडिंग्स और टैक्सेस के निज़ाम को इस्तेमाल करती है। मैंने ये भी कहा है कि दूसरे लफ्ज़ों में कहे या सीधे लफ्ज़ों में कहे तो हुकूमत पैसा कहाँ से कमाएगी? टैक्सेस के ज़रिए। और खर्च कहाँ करेगी? अवामी बहबूद और तरक्याती कामों पर। इसी के तवाज़ुन को फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। जब हम फिजिकल पॉलिसी की मेन कंपोनेंट्स या टूल्स की बात करते हैं, उसके मेन कंपोनेंट्स या टूल्स क्या है? वो यही है। एक है टैक्सेशन, मीन्स दैट गवर्नमेंट की आमदनी कहाँ से आती है, वो टैक्सेस के जरिए आती है। दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, और गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है? तरक्याती कामों पे। तो टैक्सेस कहो या रेवेन्यू कहो या टैक्सेशन कहो, द रेवेन्यू collected by the government from individuals and businesses, income tax, GST, etc. to fund government activities. वो रकम जो हुकूमत अफराद और कारोबारी इदारों से इनकम टैक्स, GST की सूरत में अपने काम चलाने के लिए हासिल करती है। वो रकम जो हुकूमत अफराद और कारोबारी इदारों से इनकम टैक्स, GST की सूरत में अपने काम चलाने के लिए करती है। ये रहा रेवेन्यू या टैक्सेस। दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड डिफेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो रकम जो हुकूमत बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, पुल, तालीम, सेहत और दिफा पर खर्च करती है। ये रहे मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेस और रेवेन्यू या टैक्सेशन कहो। ये वो आमदनी होती है, द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, वो रकम जो हुकूमत अफराद या कारोबारी इदारों से इनकम टैक्स या GST की सूरत में हासिल करती है टू फंड गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जिससे गवर्नमेंट अपना काम चलाती है। तो खर्च कहाँ करती है? यहाँ ये सोर्सेज ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के पास। कहाँ से आती है इनकम? टैक्सेस या रेवेन्यू। टैक्सेशन के जरिए जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, जो टैक्स वो जमा करते हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, GST, ये गवर्नमेंट की सोर्सेज ऑफ इनकम है। और फिर वो कहाँ खर्च करती है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पर रोड, ब्रिजेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड डिफेंस पे जो गवर्नमेंट खर्च करती है। ये रहे मेन टूल्स ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। है टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। एक है न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी, दूसरा है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, जिसको हम लूजनिंग फिजिकल पॉलिसी भी कहते हैं। तीसरा है कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी और टाइटनिंग द फिजिकल पॉलिसी। न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी क्या है? जब गवर्नमेंट के अखराजात, आमदनी और खर्चे दोनों बराबर बराबर है तो उसको कहते हैं न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी। व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड टैक्सेशन आर इक्वल, it is known as neutral fiscal policy. When government spendings is equal to taxation, or when taxation is equal to government spendings, it is called as neutral fiscal policy. मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट की आमदनी 300 करोड़ है और उसके खर्चे भी 300 करोड़ जाते हैं, तो ये बराबर है, तो इसको कहते हैं न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी। दूसरा है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। When government spendings
are greater than taxation. जब गवर्नमेंट के अखराजात टैक्सेशन से ज़्यादा है, आमदनी से ज़्यादा है, आमदनी से ज़्यादा खर्चा जब गवर्नमेंट की होती है ज़्यादा खर्चा, तो उसको कहते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कब इस्तेमाल होती है? ये तब इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है जब गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा करना होता है लोगों के लिए। इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग रिसेशन when government increases spendings or cuts taxes to boost demand or create jobs. जब गवर्नमेंट अपने अखराजात बढ़ाती है या टैक्सेस को कम करती है ताकि लोगों को रोजगार मिले। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन में हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी को इस्तेमाल करते हैं। रिसेशन का मतलब क्या हुआ? जब किसी मुल्क की इकोनॉमी मुसलसल कई महीनों से गिरती रहे, जीडीपी मंफी में हो जाएगी। रिसेशन में रिसेशन के दौरान चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है, कंपनियां अपनी मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल देती है, बेरोजगारी बढ़ती है और गरीबी में इजाफा होता है। चूंकि उस वक्त निज़ाम ठप होके रहता है, माइनस में जीडीपी चला जाता है, जिस तरह कोविड-19 में चला गया। तो उस दौरान गवर्नमेंट इस पॉलिसी को अपनाती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जिसको हम लूजनिंग फिजिकल पॉलिसी भी कहते हैं, कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि वो टैक्स रेट उसको कम करे या ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने खर्चे बढ़ाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। तीसरा है कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। When government decreases spendings or increases taxes to control the overheating economy, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस पॉलिसी को इस्तेमाल किया जाता है। जब महंगाई को कंट्रोल करना है, काबू करना है, तो कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। इट इज आल्सो नोन एज टाइटनिंग द फिजिकल पॉलिसी। इसको टाइटनिंग द फिजिकल पॉलिसी भी कहते हैं। ये कब इस्तेमाल होता है? ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब महंगाई ज़्यादा हो रही हो तो उस वक्त गवर्नमेंट इस पॉलिसी को अपनाती है कि अपने खर्चा को कम करती है या टैक्स रेट को ज़्यादा बढ़ाती है। तो आप इस तरफ ध्यान रखिए। न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इक्वल टू टैक्सेशन, जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग टैक्सेशन के बराबर हो, और व्हेन टैक्सेशन इज इक्वल टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या टैक्सेशन जो आमदनी आती है गवर्नमेंट के पास वो खर्चों के बराबर होती है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट की आमदनी है 300 करोड़ और खर्चे भी 300 करोड़ है, उसको कहते हैं न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी और लूजनिंग फिजिकल पॉलिसी, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स आर ग्रेटर देन टैक्सेशन, जब गवर्नमेंट के खर्चा टैक्सेशन से ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट की आमदनी है 300 करोड़ और खर्चे 310 करोड़ है। ऐसा गवर्नमेंट क्यों करते हैं? गवर्नमेंट इंक्रीजेस स्पेंडिंग्स और कट्स टैक्सेस टू द गवर्नमेंट इंक्रीजेस स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट उस वक्त अपने अखराजात को बढ़ाती है या टैक्स रेट को कम करते हैं टू बूस्ट डिमांड एंड क्रिएट जॉब्स, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन के दौरान इस पॉलिसी को अपनाया जाता है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। गवर्नमेंट उस वक्त खर्चा ज्यादा करती है ताकि जब गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट, वो हम बाद में उस एग्जांपल को देंगे, पहले इस तरफ जाएंगे। कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, व्हेन गवर्नमेंट डिक्रीजेस स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट अपने अखराजात को कम करती है या और इंक्रीज टैक्सेस टू स्लो डाउन एंड ओवरहीटिंग इकोनॉमी, जब गवर्नमेंट अपने अखराजात को कम करती है या टैक्स रेट बढ़ाती है ताकि ओवरहीटिंग इकोनॉमी, जो इन्फ्लेशन महंगाई जो है इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रैक्शनरी पॉलिसी को अपनाया जाता है। इसी के एग्जांपल मैं देता हूँ। गवर्नमेंट ने मिसाल के तौर पर ऐलान किया कि हमने 200 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन बिछानी है, उस पर कितना खर्चा जाएगा। जब गवर्नमेंट देखती है कि महंगाई ज्यादा है तो वो अपने खर्चे को कम करती है। उसी तरह अगर उसने कहा हमने थ्रूआउट इंडिया इतनी बड़ी कंट्री में इतने सारे कॉलेजेस खोले, इतने सारे रेलवे लाइन बिछानी है,
इतने सारे टनल्स बनाने हैं, तो उन टनल्स पे, उस कंस्ट्रक्शन पे, उस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स पे जो आयरन इस्तेमाल होगा, जो सीमेंट इस्तेमाल होगा, जो बाकी इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा, उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, उनके रेट्स हाई हो जाएंगे। जब गवर्नमेंट देखती है कि महंगाई ज़्यादा हो गई, वो अपने खर्चे को कम करती है। अपने खर्चे को अगर उसके कहा 200 किलोमीटर मेट्रो रेल बिछानी है, उसके कहा सिर्फ आप 50 किलोमीटर इस साल या 100 किलोमीटर, उस पर क्या होगा, उस आयरन पे, उस सीमेंट पे, उन बाकी इक्विपमेंट्स पे जो मटेरियल उन जगहों पे लगता है उस कंस्ट्रक्शन में, उनकी डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, उससे रेट डाउन हो जाती है। इस तरह से वो गवर्नमेंट कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। इसी तरह जब गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी ठप होकर रह गई है, उस वक्त वो अपने खर्चा को ज्यादा बढ़ाती है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। वो रिसेशन के दौरान किया जाता है, और जब महंगाई ज्यादा होती है तो उस वक्त कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी को अपनाती है। गवर्नमेंट डिक्रीज स्पेंडिंग और इंक्रीज टैक्स टू स्लो डाउन एंड ओवरहीटिंग इकोनॉमी। महंगाई को काबू करने के लिए गवर्नमेंट इस पॉलिसी को अपनाती है। इट इज आल्सो नोन एज टाइटनिंग द फिजिकल पॉलिसी। इट इज यूज्ड टू कूल डाउन हाई इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हो और स्टेबलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ को कायम रखना हो तो इस पॉलिसी को गवर्नमेंट अपनाता है, कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। दो तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। एक है फिजिकल पॉलिसी के जरिए। फिजिकल पॉलिसी को मैनेज करने वाली अथॉरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट होती है। और दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं उसके जरिए भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। दो तरीकों से। मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने वाली अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पॉइंट याद रखिए, मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने वाली अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिजिकल पॉलिसी को मैनेज करने वाला अथॉरिटी वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट टैक्सेस को या बढ़ाती है या कम करती है, इस तरह ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। और दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने टैक्स रेट्स को कभी बढ़ाता है और कभी कम करता है ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। इस पॉइंट को भी याद रखिए। की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी और सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल पॉलिसी क्या है। पॉइंट नंबर 1, जो पहला ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी का वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इंक्रीज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में इजाफा करना, ये फिजिकल पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव है। पॉइंट नंबर 2, प्राइस स्टेबिलिटी, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन सो दैट एसेंशियल गुड्स रिमेन अफोर्डेबल। महंगाई को कंट्रोल करना ताकि जरूरी अशिया सस्ती रहे, ये फिजिकल पॉलिसी का दूसरा और अहम पॉइंट है। महंगाई को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन सो दैट एसेंशियल गुड्स रिमेन, जो जरूरी चीजें जो हमें होती है वो सस्ती रहे, ये इसका बुनियादी मकसद है। पॉइंट नंबर 3, फुल एम्प्लॉयमेंट, टू क्रिएट मोर जॉब्स फॉर द सिटीजन्स। टू क्रिएट मोर जॉब्स फॉर द सिटीजन्स, लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी का। टू क्रिएट मोर जॉब्स फॉर द सिटीजन, फुल एम्प्लॉयमेंट, लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना। तो कौन से 3 ऑब्जेक्टिव्स है। एक है इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इंक्रीज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में इजाफा करना। दूसरा है प्राइस स्टेबिलिटी, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन सो दैट एसेंशियल गुड्स रिमेन अफोर्डेबल, महंगाई को कंट्रोल करना ताकि जरूरी अशिया की चीजें जो है वो सस्ती रहे। फुल एम्प्लॉयमेंट, टू क्रिएट मोर जॉब्स फॉर द सिटीजन, लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है किसका, फिजिकल पॉलिसी का। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 क्या है। इस पे फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इस पे प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चंस आते रहते हैं। हम उन क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले हम फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है। ये भारत का एक कानून है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये भारत का एक कानून है जो 2003 में बनाया गया। इसका मकसद
हुकूमत को अपने खर्चों में नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन सिखाना है ताकि मुल्क पर कर्जों का बोझ हद से ज़्यादा न बढ़ जाए। ये भारत का एक कानून है जो 2003 में बनाया गया। इसका मकसद हुकूमत को अपने खर्चों में नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन सिखाना है ताकि मुल्क पर कर्जों का बोझ हद से ज़्यादा न बढ़ जाए। इस कानून को लाने की असल वजह ये थी कि हुकूमतें अक्सर अपने वोट बैंक या अवामी स्कीमों के लिए अपनी कमाई से कहीं ज़्यादा खर्चा कर देती थी, जिसकी वजह से मुल्क पर कर्ज लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और मुल्क की बैलेंस शीट खराब हो जाती थी। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट का जो बुनियादी मकसद है वो कर्जों को कम करना और मालियाती पायदारी को कायम करना है। द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 is a law enacted by the Parliament of India to institutionalize financial discipline, reduce India's physical deficit, improve microeconomic framework, and move towards a balanced budget. The primary objective of Physical Responsibility and Budget Management Act 2003 is to reduce public debt and promote physical sustainability. Physical Responsibility and Budget Management Act 2003. The Physical Responsibility and Budget Management Act 2003 is a law enacted by the Parliament of India to institutionalize financial discipline, reduce India's physical deficit, improve microeconomic management, and move towards a balanced budget. The primary objective of Physical Responsibility and Budget Management Act 2003 is to reduce public debt and promote physical sustainability. इसका बुनियादी मकसद कर्जों को कम करना और मालियाती पायदारी को फरोग देना है ताकि मुल्क पर ज्यादा कर्जा न बढ़ जाए। उसके लिए इस एक्ट को लाया गया है, वजूद में लाया गया है। कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। जब फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 वजूद में आया तो उसके बाद हुकूमत पे कुछ जिम्मेदारियां डाली गई है। पॉइंट नंबर 1, कौन सी जिम्मेदारी डाली गई है? रिड्यूसिंग द फिजिकल डिफिसिट। पॉइंट नंबर 2, इंटर जनरेशनल इक्विटी। पॉइंट नंबर 3, फिजिकल डिसिप्लिन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम पॉइंट नंबर 1, रिड्यूसिंग द फिजिकल डिफिसिट, मालियाती खसारे को कम करना। हुकूमत को एक हद दी गई है कि वो अपनी कुल जीडीपी के एक मखसूस फीसद जैसे 3% से ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकती इस कानून के मुताबिक। जब ये कानून वजूद में आया, इस कानून के मुताबिक हुकूमत को एक हद दी गई है कि वो अपनी कुल जीडीपी, जितनी भी जीडीपी है, उसके 3% से ज़्यादा वो कर्ज नहीं ले सकती है। इट सेट्स targets for the government to cap its physical deficit, the gap between the total revenue and the total expenditure, to a sustainable limit of GDP. मालियाती खसारे को कम करना ये हुकूमत पे जिम्मेदारी डाली गई है ताकि जो हमारी टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर है वो बराबर हो जाए। उस गैप को, जो ये गैप, मिसाल के तौर पर अगर हमारी कंट्री की आमदनी है 300 लाख करोड़ और हमारे खर्चे जाते हैं 310 लाख करोड़, जो ये 10 लाख करोड़ फिजिकल डिफिसिट है, मालियाती खसारा है, उस मालियाती खसारे को कम करना ये गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी डाली गई है। रिड्यूसिंग द फिजिकल डिफिसिट, उस खसारे को कम करना ताकि हमारे खर्चे और हमारे अखराजात बराबर हो जाए। पॉइंट नंबर 1 कि मालियाती खसारे को कम करना। जो हमारी आमदनी अगर 300 लाख करोड़ है, हमारे खर्चे भी उतने ही जाने चाहिए या उसके आसपास ज़्यादा फर्क नहीं होनी चाहिए। और एक साल में हम कितना कर्ज ले सकते हैं? 2.5 to 3% के आसपास ही एक साल के लिए हम कर्जा ले सकते हैं। इंटर जनरेशनल इक्विटी, इट एंश्योर्स दैट टुडेज गवर्नमेंट डज नॉट बोरो सो हेवीली दैट फ्यूचर जनरेशंस आर लेफ्ट बर्डनड विद डेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। आज की हुकूमत इतना कर्जा ना उठाए कि आने वाली नस्लों को
उसका खमियाजा भुगतना पड़े। ये कानून बनाया गया है ताकि गवर्नमेंट ज़्यादा कर्जा न उठाए कि आने वाली नस्लों के दरमियान इंसाफ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आज की हुकूमत ने इतना कर्जा लिया कि आने वाली जनरेशन उसका नुकसान उठाए, उसके लिए ये कानून लाया गया ताकि गवर्नमेंट कम कर्जा ले सके। जब हम टोटल जीडीपी, टोटल एग्रीगेट तमाम सालों का जो हम देखते हैं उसको हम अभी समझा देंगे कि वो कितना है। 60%, 40% सेंटर और 20% स्टेटस कर्जा, और उससे ज़्यादा 60% से ज़्यादा एग्रीगेट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक साल के लिए कितना कर्जा ले सकते हैं? 2.5 to 3% के आसपास। आप इसकी तरफ ध्यान रखिए। रिड्यूसिंग द फिजिकल डिफिसिट, इट सेट्स टारगेट फॉर द गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंट के लिए एक टारगेट रखता है कि वो अपने मालियाती खसारे को कम करे। द गैप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल एक्सपेंडिचर, ताकि जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान जो गैप है उसको कम किया जाए। तो सस्टेनेबल लिमिट ऑफ जीडीपी। इंटरजेनरेशनल इक्विटी, it ensures that today's government does not borrow so heavily that future generations are left burdened with debt and interest payments. आज की हुकूमत इतना कर्जा ना उठाए कि आने वाली जनरेशन को सिर्फ वो कर्जा और उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वही चुकाना पड़े। फिजिकल डिसिप्लिन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इंट्रोड्यूसेस स्ट्रेटेजी टारगेट फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस फिजिकल एंड रेवेन्यू डिफिसिट्स। ये हुकूमत के लिए मालियाती खसारे, फिजिकल डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट को कम करने के लिए कानूनी अहदाफ मुतय्यन करता है। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट लीव 3 फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट्स along with the annual financial statement budget before both houses of the parliament. These are microeconomic framework statement, medium term physical policy statement, physical policy strategy statement, physical responsibility budget management act 2003 के सेक्शन 3 के तहत मरकजी हुकूमत के लिए ये लाजमी है कि वो सालाना मालियाती बयान बजट के साथ 3 मालियाती पॉलिसियाँ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश करी। वो कौन कौन सी है? माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जहां हम बजट को पेश करते हैं, बजट के साथ साथ 3 मालियाती पॉलिसियाँ भी उसके साथ पेश होनी चाहिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, लोकसभा और राज्यसभा पर, वो कौन कौन सी 3 पॉलिसियाँ हैं उसकी तरफ हम जाएंगे। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट लीव 3 फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, 3 मालियाती पॉलिसियाँ उसको पेश करनी होगी अलॉन्ग विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको हम कहते हैं? बजट को हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जब बजट पेश होगा, उस बजट के साथ 3 मालियाती पॉलिसियाँ भी उसके साथ होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है? माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। एन के सिंह कमेटी क्या है? एन के सिंह कमेटी क्या है? द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी headed by the former Revenue Secretary N.K. Singh was appointed by the government to review the implementation of physical responsibility and budget management. Physical Responsibility and Budget Management Act का जायजा लेने वाली कमेटी के सरबरा N.K. सिंह, जिसको गवर्नमेंट ने मुंतखब किया कि वो इस एक्ट की दोबारा से जांच पड़ताल करे, बारीक बीनी से देखे इस एक्ट को कि कौन सी तब्दीलियां लाई जाए इस एक्ट में ताकि ये एक्ट फाल और कारगर साबित हो।
इसके हेड कौन थे? रेवेन्यू सेक्रेटरी NK सिंह। और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं उसकी तरफ भी हम जाएंगे। NK सिंह कमेटी, द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी, headed by the former Revenue Secretary NK Singh, appointed by the government to review the implementation of Physical Responsibility and Budget Management. Physical Responsibility and Budget Management Act का जायजा लेने वाली कमेटी जिसके सरबरा NK सिंह है, गवर्नमेंट ने उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो देखे कि इस एक्ट में कौन सी तब्दीलियां लाई जाए ताकि ये एक्ट फाल और कारगर साबित हो। इस कमेटी के कौन कौन से और भी मेंबर्स थे वो भी हम देखेंगे। इट मेंबर्स इंक्लूड RBI गवर्नर उर्जित पटेल, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुमित बोस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक डायरेक्टर राजन राय, ये इसके मेंबर्स थे इस कमेटी के। इन्होंने रिपोर्ट देना है कि फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट में कौन सी तब्दीलियां लाई जाए ताकि ये एक्ट ज़्यादा कारगर और फाल साबित हो। उन्होंने कौन सी रिपोर्ट दी उसको हम और पढ़ने की कोशिश करेंगे। NK सिंह कमेटी रिपोर्ट। NK सिंह कमेटी रिपोर्ट क्या कहती है? द NK सिंह कमेटी रिपोर्ट सजेस्टेड a major shift in India's physical architecture. Instead of just focusing on the physical deficit, it emphasizes their sustainability. NK सिंह कमेटी ने भारत के मालियाती ढांचे फिजिकल आर्किटेक्चर में एक बहुत बड़ी तब्दीली की सिफारिश की। सिर्फ मालियाती खसारे फिजिकल डिफिसिट पे तवज्जो देने के बजाय इसने मुल्क के कर्जों की पायदारी, डेथ सस्टेनेबिलिटी पे जोर दिया है। यानी इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इसने दो चीज़ों पे फोकस किया। एक तो हमने अपना फिजिकल डिफिसिट कम करना है और दूसरा अपने कर्जों को कम करना है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी कंट्री की टोटल GDP है 300 लाख करोड़, हमारे खर्चे जाते हैं 305 लाख करोड़। जो ये 5 लाख करोड़ का फर्क है ये हमारा फिजिकल डिफिसिट है, एक साल का मालियाती खसारा, एनुअल फिजिकल डिफिसिट। दूसरा है टोटल डेट, टोटल कुल जमाशुदा कर्ज। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक मरकज और रियासतों का कुल जमाशुदा कर्ज मुल्क के मजमूई GDP के 60% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक मरकज और रियासतों का कुल जमाशुदा कर्ज मुल्क के मजमूई GDP के 60% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, जिसमें मरकज ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर्ज ले सकते हैं 40% और स्टेट्स कितना ले सकते हैं 20%। रिव्यू कमेटी हैज रिकमेंडेड a debt to GDP ratio of 60% for the general combined governments for 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state governments. As per the Constitution of India, it is mandatory for the state governments to take the central government's consent. As per the Constitution of India, it is mandatory for the state governments to take the central government's consent for raising any loans if the farmer owes any outstanding liability to the latter. आईनी आर्टिकल 293 सेक्शन 3 क्या कहता है? आईनी हिंद के मुताबिक अगर किसी रियासती हुकूमत ने मरकज से कोई कर्ज लिया है तो उससे नया कर्ज हासिल करने के लिए मरकज की मंजूरी लेना जरूरी है। NK Singh committee suggested a major shift in India's physical architecture. Instead of just focusing on the physical deficit, it emphasized debt sustainability. Review committee has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general combined government by 2023. 2023 तक ये कानून लागू किया गया था कि 2023 तक क्या होना चाहिए? Comprising 40% for the central government and 20% for the state governments. एक तो हमने फिजिकल डिफिसिट को कम करना है और दूसरे कर्जों को कम करना है कि 60% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। As per the Constitution of India, it is mandatory for the state government to take the central government's consent for raising any loan if the farmer owes any outstanding liability to the latter. आईन हिंद के मुताबिक अगर किसी रियासत पर मरकज का
कोई कर्ज बाकी है तो उसे नया कर्ज लेने के लिए मरकज की मंजूरी लेना ज़रूरी है। इसको हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। की पिलर्स ऑफ द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, डेथ टू GDP रेशियो, प्राइमरी टारगेट। The committee argued that the total debt of the country should not exceed 60% of the country's GDP. They divided it into two parts. That is 40% limit for the central government and 20% limit for all the state governments combined. इस कमेटी ने ये दलील दी कि 2023 तक मुल्क का कुल कर्जा भारत के GDP के 60% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इस कमेटी ने ये दलील दी कि 2023 तक मुल्क का कुल कर्जा भारत के GDP के 60% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। The committee argued that the total debt of the country should not exceed 60% of country GDP. They divided into two parts. उन्होंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया। 40% limit for the central government and 20% limit for all the state governments combined. Key pillars, debt to GDP ratio. The committee argued that the total debt of the country should not exceed 60% of India's GDP by 2023. कमेटी ने ये दलील दी कि 2023 तक मुल्क का कुल कर्जा भारत के GDP के 60% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। They divided into two parts. 40% जो कर्ज का लिमिट है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% लिमिट फॉर ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स कंबाइंड। तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स का कंबाइंड कर्जा जो वो ले सकते हैं 20%। फिजिकल डिफिसिट टारगेट, हुकूमत ने टू लोअर द टोटल डेट द कमिटी स्टेटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट ब्रिंग डाउन इट्स ईयरली फिजिकल डिफिसिट टू 2.5% ऑफ द GDP। हुकूमत को अपने कर्जे कम करने के लिए फिजिकल डिफिसिट को 2.5% तक लाना होगा। ये भी टारगेट रखा गया है इसमें। ये रहा। अब हम और कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। इस वक्त इंडिया का फिजिकल डिफिसिट कितना है? उस वक्त रखा गया है कि 2.5 तक लाना होगा। इस वक्त 4.5 के आसपास है, 4.3, 4.4 या 4.5। इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत है कोविड-19 में जब निज़ाम सारा ठप हो गया तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ गया? इंडस्ट्रीज बैठ गई, कारखाने बैठ गए, सारा निज़ाम दरहम बरहम तो और मुल्क पे कर्जा चढ़ गया। कर्जा कहाँ तक चढ़ा? फिजिकल डिफिसिट 9.2 के आसपास पहुँचा गया। फिर फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में कुछ तरमीम हुई, तब्दीलियाँ हुई और इसमें कुछ तब्दीलियाँ आई और उसमें रखा गया है फिजिकल डिफिसिट कहाँ, कितना? 4.5 के आसपास रखा गया है। क्योंकि जब निज़ाम ये सब ठप हो गया तो कर्ज लेना ही पड़ा उस वक़्त। फिर उस कर्ज को थोड़ा 4.5 के आसपास रखा गया है। इसमें कुछ तब्दीलियाँ आ गई फिर जब कोविड-19 में हालात खराब हुए। उस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। UPSC 2018, द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमिटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड a debt to GDP ratio of 60% for the general combined government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state government। जैसा कि मैंने कहा है कि फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक मरकज और रियासतों का कुल पुराना और नया कर्ज मिलाकर मुल्क के मजमूई GDP के 60% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन 60% से नीचे ही होना चाहिए। तो स्टेटमेंट पहला ठीक है जिसमें मरकज ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर्ज ले सकती है, 40%, और स्टेट कितना कर्जा ले सकती है, 20%। The Physical Responsibility and Budget Management Review Committee has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general। दोनों को मिलाकर कितना कर्जा ले सकती है, 60% ऑफ द टोटल GDP। टोटल GDP से 60% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन उससे नीचे ही होना चाहिए। बाय 2000 कंप्राइजिंग 40%। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कर्जा ले सकती है, 40%, एंड स्टेट गवर्नमेंट 20%।
The central government has a domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 59% of the state governments. मरकजी हुकूमत के मुल्की कर्जे GDP का 21% है, इस जबकि इसके मुकाबले में रियासती हुकूमतों के कर्जे 49% है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि मरकज का कर्ज ज्यादा होता है स्टेट्स के मुकाबले में। यहाँ 20% लिखा गया है सेंटर और 49% स्टेट्स का, तो जो गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ 40% सेंट्रल के पास इख्तियार है कि इतना कर्जा ले सकती है और स्टेट 20% तक ले सकती है। तीसरा भी हमने पढ़ा है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर अ स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन ऑफ द फार्मर if the farmer owes any outstanding liability to the latter. आईनी हिंद के मुताबिक अगर किसी रियासत पर मरकज का कोई कर्ज बाकी है तो इसे नया कर्ज लेने के लिए मरकज की मंजूरी लेना जरूरी है। आर्टिकल 293 सेक्शन 3 में हमने ये पढ़ा है। तो स्टेटमेंट 1 ये पहला ठीक है, दूसरा गलत और तीसरा ठीक। 1 and 3 ये रहा इसका आंसर। What are the reasons for the introduction of Physical Responsibility and Budget Management Act 2003? Discuss critically its salient features and their effectiveness. वो हमने पढ़ा है क्यों इसको लाया गया है और इसके salient features उस पर हमने अच्छी तरह बहस की है। How inside market borrowing of states has increased after implementing Physical Responsibility and Budget Management Act. किस तरह से inside borrowing of states has increased, states के दरमियान inside borrowing बढ़ गई has increased after implementing Physical Responsibility and Budget Management Act. Physical Responsibility and Budget Management Act के लागू होने के बाद states के दरमियान inside borrowing किस तरह बढ़ गई, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले जब स्टेट्स को 500 की जरूरत पड़ती थी अपने अखराजात के लिए, तो वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेती थी। क्योंकि फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट के बाद और 12th फाइनेंस कमीशन की हिदायत के बाद मरकज ने डायरेक्ट लोन्स देने बंद कर दिए और हिदायत दी स्टेट्स को कि वो ओपन मार्केट में पैसे हासिल करिए। जब मरकज को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, वो ट्रेजरी बिल्स टी बिल्स इशू करता है। और जब स्टेट्स को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करेगा, वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की सूरत में बॉन्ड्स इशू करता है। इस तरह मरकज से डायरेक्ट कर्जा लेने के बजाय ओपन मार्केट में स्टेट्स ने पैसा लेना शुरू कर दिया। तो कर्जा पहले लेते थे हम डायरेक्ट सेंट्रल से, डायरेक्ट सेंट्रल लोन, अब उसके बजाय हम ओपन मार्केट में चले गए। तो इस तरह इनसाइड मार्केट, हाउ इनसाइड मार्केट बोरोइंग ऑफ स्टेट्स हैज इंक्रीज्ड आफ्टर इंप्लीमेंटिंग ऑफ फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस तरह इनसाइड बोरोइंग बढ़ गई। मरकज के कर्ज के बजाय हम बाजार के कर्ज की तरफ, ओपन मार्केट की तरफ जाने लगे, क्योंकि फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट का मतलब ही था कि गवर्नमेंट को डिसिप्लिन सिखाना है, अपने खर्च में नज़्म ज़ब्त सिखाना है, किस तरह करना है। जब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट लोन देने बंद कर दिए और फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट और 12th फाइनेंस कमीशन की हिदायत के मुताबिक ये हिदायत दी कि आप ओपन मार्केट में जाइए और पैसे लाइए, तो स्टेट्स ने क्या करना शुरू कर दिया, स्टेट डेवलपमेंट लोन की सूरत में उन्होंने बॉन्ड्स इशू किए और इस तरह मरकज के कर्ज के बजाय बाजारी कर्ज की तरफ, मार्केट बोरोइंग इस तरफ मुंतकिल हुआ।